ये जो है हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम एक्टिवेशन एनर्जी को देख रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आम जबान में अगर हम देखें तो ये थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी होती है जिसकी ज़रूरत होती है बड़ी मिकदार की एनर्जी गेन करने के लिए। अब जैसे हम आग जलाते हैं ना, तो आग जलाने से पहले हम मैच स्टिक का माचिस का इस्तेमाल करेंगे, उसे थोड़ी सी फाइल फ्यूल को जो कि लकड़ियाँ होंगी या फिर पेट्रोल होगा उसे देंगे, जिससे ज़्यादा हमारे पास हीट एनर्जी जो है हासिल होगी। तो वो जो मैच स्टिक से थोड़ी सी एनर्जी दे रही है वो एनर्जी जो है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब अगर केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी कि वो एनर्जी जो कि नॉर्मल मतलब एवरेज एनर्जी से ज़्यादा और जिसकी ज़रूरत हो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए, उसे जो है हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है। अब एक तो रिएक्टेंट्स की नॉर्मल मतलब एवरेज एनर्जी होती है, उसके ज़रिए से मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रोडक्ट्स में नहीं बदल सकते। ठीक है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि हम रिएक्टेंट्स को देते हैं और रिएक्टेंट्स वो लेकर जो है हर्डल क्रॉस करेंगे और उसके बाद ही प्रोडक्ट में बदलेंगे। अब जैसे ये मैंने ग्राफ में दिखाया, ग्राफ में बनाया पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के दरमियान A प्लस बी रिएक्टेंट है, ये इस हर्डल को पास करेंगे तभी प्रोडक्ट C प्लस टी में बदलेंगे। तो इस हर्डल को पास करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जैसे मैंने E1 से जाहिर किया, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास E1 है, ये E2 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डेल एच एंथैल्पी हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन की रफ्तार पर। जो रेशियो होती है दो रेट कांस्टेंट्स की मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर, कौन से दो मुख्तलिफ टेम्परेचर जो कि डिफर कर रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस के ज़रिए से, उसे जो है हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहेंगे। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारे पास है 35 डिग्री सेल्सियस पे, ये है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये दो रेट कांस्टेंट्स हैं ना, अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो दो ऐसे रेट कांस्टेंट्स की रेशो जो जिनका डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस हो, उस रेशो को जो है हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहेंगे। ठीक है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की जो वैल्यू आएगी वो 2 या 3 जो है आ सकती है। उसके बाद आर्हीनियस इक्वेशन है हमारे पास। आर्हीनियस इक्वेशन में ये जो आर्हीनियस इक्वेशन आर्हीनियस ने दी 1889 में, और इसमें उसने किस चीज़ का रिलेशन दिया, रेट कांस्टेंट यानी कि रेट का और टेम्परेचर का। अब आर्हीनियस के मुताबिक उसने 1889 में जो इक्वेशन दी, टेम्परेचर और रेट का डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन की रफ्तार जो है कम होती जाएगी। तो ये ln ऑफ k इज इक्वल टू a डैश माइनस b बाई टी। ठीक है। k बराबर है e a डैश माइनस b बाई टी। ठीक है। अब ये जो है हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस को हम अलग कर देते हैं। k इज इक्वल टू e a डैश इंटू e माइनस b बाई टी। ठीक है। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन है हमारे पास, ये यहाँ पर आएगी। अब e डैश e की पावर a डैश जो है कि a के बराबर होगा, और इसकी जगह जब हम a पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी k इज इक्वल टू a e माइनस b बाई टी। ठीक है। अब b बाई टी जो है इसकी जगह हम माइनस ई ए ओवर आर टी लिख सकते हैं। ठीक है। b जो है यहाँ पर एक फैक्टर है अननोन जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। तो ये जो है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन आ गई है। इसके मुताबिक टेम्परेचर और रेट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। तो इस सारे में हमने एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखी, फिर इफेक्ट देखा टेम्परेचर का रिएक्शन रेट पे, उसके बाद आर्हीनियस इक्वेशन देखी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि E माइनस ई ए ओवर आर टी, ये जो है बोल्ट्जमैन फैक्टर है। ठीक है। अब इस फैक्टर के अंदर इसकी वैल्यू को क्या चीज़ कंट्रोल कर लेगी, इसकी वैल्यू को दो टर्म्स कंट्रोल करेगी, एक ये ई ए एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा टेम्परेचर जो है इसे कंट्रोल करेगा। ठीक है। अब बोल्ट्जमैन फैक्टर को एमसीक्यू आ सकता है, कौन से दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी करती है और टेम्परेचर करता है। आर तो जनरल गैस कांस्टेंट है और कांस्टेंट का तो कोई असर होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ई ए और टी जो है इसे कंट्रोल करेंगे। अब जो हमारे पास फैक्टर ए और एक्टिवेशन एनर्जी है ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अगर टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो इससे हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज से, जैसे कि उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनसे फाइंड आउट करेंगे। टेम्परेचर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से इसे हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसे जो है हम उसकी इंथैल्पी इंथैल्पी से और कौन सी एनर्जीज आ जाती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इससे फाइंड आउट करेंगे। टेम्परेचर वाली टर्म से ए और ई ए को यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब से जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। अब दे हैव थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस। अब जो ए और ई
ई है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करें, इनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली इन्हें बहुत हम कम फाइंड आउट करेंगे। मोस्टली जो है थ्योरेटिकली हम इनकी वैल्यूज देखेंगे। तो ये थ्योरेटिकल टर्म्स है ए और ई। अब आर्मीनियस इक्वेशन के मुताबिक टेम्परेचर और डेड कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन है, ये मैंने पहले भी बताया। तो अब जो हमारे पास है आर्मीनियस इक्वेशन, उसे अगर हम नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिखें तो यूँ लिख सकते हैं ln ऑफ k इज इक्वल टू a डैश माइनस b बाई टी। अब ये जो है ना, ये इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं एक्टिवेशन आर्मीनियस इक्वेशन की। ठीक है, वैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ बना रही हूँ उसकी नेगेटिव स्लोप आ रही है। तो इसके तो यहाँ पे माइनस b बाई टी है ना, तो इसकी माइनस b बाई टी की वजह से यहाँ पे के साथ माइनस मेंशन की है। तो ये जो है हमारे पास ln ऑफ k इज इक्वल टू a डैश माइनस b बाई टी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये किससे मिल रही है, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c से मिल रही है। अब अगर हम ग्राफ बनाएं ln ऑफ k और 1 ओवर t के दरमियान, तो ये हमें नेगेटिव स्लोप दे रहा है। ठीक है, तो टेन थीटा इसका निकालें, इसकी स्लोप निकालें। ठीक है, ये हमें नेगेटिव स्लोप देगा। b जो है ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन की, a जो है ये हमारे पास इंटरसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का। स्लोप हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ रहा है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास स्लोप जा रही है। ठीक है, b को कैसे निकालेंगे, b को फाइंड आउट करेंगे हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप लेकर, और a को हम इस इंटरसेप्ट से जो है फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे इसमें, अच्छा इस सारे में हमने क्या देखा, बोल्ट्जमैन फैक्टर देखा, और मैंने बताया कि बोल्ट्जमैन फैक्टर को ई और टी कंट्रोल कर रहे हैं। फिर मैंने बताया ए और ई इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर, इसलिए इनकी थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस है। फिर मैंने बताया कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन है। फिर मैंने बताया कि ln ऑफ k इज इक्वल टू a डैश माइनस b बाई टी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। फिर हमने ग्राफ बनाया ln ऑफ k और 1 ओवर t के दरमियान, तो वो नेगेटिव स्लोप दे रहा है। अब इसकी स्लोप से हम b फाइंड आउट कर लेंगे और इसका इंटरसेप्ट हमें a फैक्टर बताएगा। उसके बाद हमने एक्टिवेशन एनर्जी जो है मैंने कहा कि हम कैलकुलेट अब करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे कि इसमें ln ऑफ k बराबर है, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लो, और किसका, आर्मीनियस इक्वेशन का। ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a e माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, अब इन्हें अलग कर लेते हैं। ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e माइनस ई ए ओवर आर टी। ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ई ए ओवर, अब ये जो पावर ln से इसका कोएफिशिएंट बना दो, माइनस ई ए ओवर आर टी, और यहाँ पे ln ऑफ e आ गया। ln ऑफ e 1 के बराबर होता है, जो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई ओवर आर टी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, अब 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे एज इट इज़ यहाँ ln ऑफ k इज इक्वल टू आ गया माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस ln ऑफ a के। अब यहाँ पे ना हम इसकी ये आर्मीनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी हमारी हो गई। अब हम इसकी एग्जांपल स्टडी करें। एग्जांपल में हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन देख रही हैं, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेचुरल लॉग k का, ये है 1 ओवर t। ठीक है, तो जो टेन थीटा है हमारे पास यहाँ पे ये बराबर होगा ई ए ओवर आर के। तो ई एक्टिवेशन एनर्जी फिर किसके बराबर होगी, तो आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे यहाँ ले आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई ए बराबर हो जाएगा आर टेन थीटा। अब स्लोप हमारे पास बराबर है माइनस ई ए ओवर 2.303 आर के। अब मैंने अभी बताया कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ई ए को साइड पे रखो, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले आओ। तो ये माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाई 2.303 है, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू कैलकुलेटेड है इंटू 5 की माइनस 5400 के है, ये 2.303 एज इट इज आ गया, और आर की वैल्यू 8.31। इन सबको जब मल्टीप्लाई तो ई ए की वैल्यू आ जाएगी 103.41 किलो जॉल पर मोल। माइनस भी यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पे लिखे ना लिखे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के लिए 103.41 किलो जॉल पर मोल। उसके बाद अगर हमने मतलब कैलकुलेशन करनी हो आर्मीनियस फैक्टर ए की, तो वो हम कैसे करेंगे, उसका हम इंटरसेप्ट से पता लगाएंगे। ठीक है, अब इंटरसेप्ट से इसका पता लगाने के लिए जो इंटरसेप्ट है उसका एंटी लॉग लेगा। जब इसका एंटी लॉग लेंगे इंटरसेप्ट की जो भी वैल्यू है, तो उससे हमारे पास 4.3 × 10⁻13 आ जाएगा। आर्मीनियस इक्वेशन में ए की जगह ये पुट कर दो। ठीक है, और ई को एज इट इज जो है लिख दो। ई वैसे ही लिख दिया, और इसके ऊपर ना फिर मतलब जो इसकी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, अभी एक्टिवेशन एनर्जी की हमने निकाली है ना, जो कि -103 आई है, वो लिख दो, ओवर आर टी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर्मीनियस इक्वेशन है लास्ट वाली नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की, जो कि क्या है, k इज इक्वल टू 4.3 × 10⁻13 ई -103 ओवर आर टी। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की ए की वैल्यू ये होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी, तो ये आर्मीनियस इक्वेशन नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की आ गई। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखी, और उससे फिर हमने आर्मीनियस इक्वेशन निकाली,
बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो कि एवरेज एनर्जी से ज़्यादा हो, जिसकी ज़रूरत हो रिएक्टेंट को हर्डल क्रॉस करा के प्रोडक्ट में बदलने के लिए। फिर हमने आर्हीनियस इक्वेशन निकाली जो कि है K इज इक्वल टू AE माइनस EA ओवर RT, ठीक है, जिसके मुताबिक टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो इसमें डेरिवेशन करते हैं और उनमें टर्म्स बी आती है उसे स्लोप से फाइंड आउट करेंगे, ए को इंटरसेप्ट से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तक हमने निकाला। और जो इसमें ग्राफ आ रही है लगा के और मोनोलिटी के दरमियान, वो सारी ही अगर इनका MCQ आ जा रही है इस इक्वेशन में तो वो नेगेटिव स्लोप देंगे, पॉजिटिव स्लोप नहीं देंगे। तो ये सारी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हीनियस इक्वेशन थी।